I'm sharing with you PDF file. Yes, sir. I think it's visible. Is it visible? Yes, sir, visual. Yeah. You find here ki what I have today. Today I have Yes, for sir. you the second coming. And the second coming, it's a poem. The second coming is a poem written by whom? The second coming is a poem written by Irish poet. Which poet? Irish poet. And who belongs to Ireland? डब्ल्यू बी येट्स. तो डब्ल्यू बी येट्स जो कि आयरिश है, आयरलैंड के एक पोएट है, उन्होंने द सेकेंड कमिंग नाम का पोएम लिखा था। और ये पोएम 1919 में पब्लिश हुआ था। कहाँ पे? फर्स्ट प्रिंटेड इन द डायल। कौन सी मैगजीन में हुआ था? द डायल नाम की मैगजीन में। इंग्लिश मैगजीन इट केम इन द डायल in November 1920 and afterwards included in his 1921। और जब ये डायल मैगजीन में आया था तो 1920 में आया था। बाद में ये इंक्लूड किया गया 1920 में। किस में इंक्लूड किया गया था? माइकल रॉबर्टस एंड द डांसर। सो पोइटिक कलेक्शन है, उस पोइटिक कलेक्शन का क्या नाम था? माइकल रॉबर्टस एंड द डांसर। इन दैट पोइटिक कलेक्शन इट केम इन 1921। द पोएम यूजेस क्रिस्टियन इमेजरी। जो पोएम है इसमें क्रिस्टियन इमेजरी का यूज़ किया गया है रिगार्डिंग द एपोकैलिप्स। और उसमें किस चीज़ को लेकर के बात की गई है? एपोकैलिप्स। व्हाट डू यू मीन बाय एपोकैलिप्स? कल मैंने बताया था कि एपोकैलिप्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिविलेशन। रिविलेशन मैंने खुलासा करना। किस तरह की चीज़ों का खुलासा करना? जो प्रोफेटिक प्रोफेसी होती है, जो प्रॉफिट्स की या ईश्वर के जो देवदूत है या जिन्हें हम पैगंबर कहते हैं, उनका जो प्रोफेसी होता है, उनकी जो भविष्यवाणियाँ होती है, उस चीज़ को लेकर के कि फ्यूचर में क्या होगा, धरती का निज़ाम क्या होगा, ब्रह्मांड का निज़ाम क्या होगा, जो ब्रह्मांड है क्या ये बचेगा या नहीं। या हर धर्म में एक कॉन्सेप्ट है प्रलय का दिन, डूम से डे जिसको हम कहते हैं, कयामत का दिन, उसका कॉन्सेप्ट है। उसको लेकर के जो है क्या होता है कि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ प्रॉफिट्स के द्वारा की गई है। या धरती के फना होने का, धरती के जो है पे प्रलय आने का जिक्र जो है बहुत सारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। तो उसको लेकर के जो चीज़ें बताई गई है वहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है। सो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड हियर माइकल रॉबर्टिस का जो पोइटिक कलेक्शन है उसमें इसको, सॉरी, माइकल रॉबर्टिस एक पोइटिक कलेक्शन था एट द डांसर, उसमें ये 1921 में आता है। इसमें क्रिश्चियन इमेजरी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है? एपोकैलिप्स है। मैं बार बार इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ कि एपोकैलिप्स इज अ वर्ड विच रिफर्स टू द रिविलेशन ऑफ द प्रॉफिट। हाउ प्रॉफिट्स रिवील दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। जो प्रॉफिट्स है वो चीज़ों को रिवील करते हैं, या इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोफेसी ऑफ द प्रॉफिट, उनसे रिलेटेड रहा है। इसमें आप पाते हैं, क्या पाते हैं कि एक इस पे दिखाया गया कि एक सेकेंड कमिंग आएगा। किसका जो है रिविलेशन की बात की गई है? सेकेंड कमिंग के रिविलेशन की बात की गई है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक इमेज आती है कि ये सेकेंड कमिंग आएगा तो माइंड में तुरंत नॉक करता है कि इसका मतलब फर्स्ट कमिंग हो चुका है। तो पोयम में बताया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि जो फर्स्ट कमिंग है वह फर्स्ट कमिंग किसका रहा? जीसस क्रिस्ट का। जीसस क्रिस्ट किसके सिंबल है? ह्यूमनिज्म के प्रतीक है। जीसस क्रिस्ट किसके सिंबल है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन के सिंबल है। तो जब से जीसस क्रिस्ट है और जब ये पोयम लिखी जा रही 20वीं शताब्दी में, तो जीसस क्रिस्ट के आने से लेके 20वीं शताब्दी तक लगभग 2000 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2000 साल के बाद जो है धरती पर अगर आप देखेंगे कि इतना खून खराबा हो रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, नाजीवाद, फांसीवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, तमाम वाद के नाम पर जो है क्या किया गया? आपस में लड़ाइयाँ लड़ी गई है। जिसका अभी हाल ही में हम लोग देख रहे एग्जांपल यूक्रेन और रसा का जैसा वार चल रहा है, ये तो केवल दो कंट्रीज़ के बीच वार था, लेकिन उसमें नाटो का शामिल होना, अमेरिका का शामिल होना, फिर प्रधानमंत्री को इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, 20,000 भारतीय छात्रों का वहाँ पे फंसे होना, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है? टेरिफाइंग कर रहा है। आप जब भी देखिए जो है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वेन एवर यू ओपन योर टीवी, यू फाइंड ओनली दीज न्यूज़ कि यहाँ पे बम ड्रॉपिंग हुआ, तो एक टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर हुआ है। बम वहाँ पे गिर रहा है लेकिन उसका असर हमारे दिमाग पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ रहा है। सोचिए जिनके ऊपर बम का ड्रॉप हो रहा होगा वो कितना टेरिफाइंग कंडीशन में होंगे।
सो यू कम हियर। तो जब वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो पूरी दुनिया के कंट्रीज उसमें शामिल होते हैं, यू फाइंड। सो यू व्हाट यू फाइंड हियर, यू फाइंड कि सेकेंड कमिंग, और जो सेकेंड कमिंग पोएम है यह कैसी पोएम है, एलिगोरिकली, यह एक एलिगोरिकल पोएम है। सेकेंड कमिंग जो है एलिगोरिकली डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ पोस्ट वॉर यूरोप। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेकेंड कमिंग है इसमें जिसका जिक्र किया गया है उसमें पोस्ट वॉर यूरोप। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट वॉर यूरोप? Post-war Europe refers to such period which came after World War First। 18 के बाद 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया। उस वॉर के बाद जो है दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, पूरे यूरोप में क्या माहौल है, क्या वार के बाद शांति हुई है या वार के बाद टेंशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें तमाम तरह की प्रॉब्लम, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड पोस्ट वॉर यूरोप, उन तरह की चीज़ों को लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो पोस्ट वार यूरोप या पोस्ट वार यूरोप का जो जिक्र करना हुआ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू फाइंड हियर दीज थिंग। सो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड पोस्ट वार यूरोप, पोस्ट वार एक्सपीरियंसेस एंड पोस्ट वार प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ देखने को मिलता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए पोस्ट वार से क्या मतलब है। यह सेकेंड वर्ल्ड वार का नहीं, क्योंकि जब पोयम 1920 में डायल मैगजीन में पब्लिश होती है तो एक इसको लेकर के जिक्र कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट वार हियर, तो पोस्ट वार हियर मीन्स वार आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड, लाइफ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड इन इंटायर यूरोप व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग पीपल हैव, पूरे यूरोप में आखिर किस तरह की भावना लोगों में थी उसको लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा चीज़ है, इट इज़ कंसीडर्ड अ मेजर वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री एंड हैज़ बीन रीप्रिंटेड इन सेवरल कलेक्शंस इंक्लूडिंग द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न पोइट्री। बाद में इसको क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, किस में इंक्लूड किया गया था, नॉट द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न पोइट्री में, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था। सो यू फाइंड इट हियर कि the Norton Anthology of Modern Poetry and Poem was written in 1919, first published in the Dial magazine, country Ireland, language English, form lyric poetry, publication date 1920, मीडिया टाइप प्रिंट। ठीक है, पूरे पोएम की कितनी लाइन है, 22, ये चीज़ ध्यान में रखना है। दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना है, डायल मैगजीन को ध्यान में रखना है, आयरलैंड में लिखी गई है, लिरिक फॉर्म में है, 22 लाइन में है, और पोस्ट वार यूरोप को लेकर के एटमॉस्फेयर को दिखाती है। पहली बार जिस पोइट्रिक कलेक्शन में आया उसका नाम था माइकल रॉबर्टेस एंड द डांसर, माइकल रॉबर्टेस एंड द डांसर। आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम? Sir, what No, is sir. diet? डायल इज द नेम ऑफ अ मैगजीन। Okay, sir. हाँ, इट्स द नेम ऑफ अ मैगजीन इन विच इट पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अगला पे चलूँ। Sir, apocalypse. एपोकैलिप्स का मतलब होता है रिविलेशन, जो भविष्यवाणियाँ की जाती है उसमें कुछ खुलासा किया जाता है, और यह एक टर्म बन गया जिसमें एपोकैलिप्टिक पोइट्री हो गया कि नियर फ्यूचर में किस तरह की चीज़ें घटित हो सकती हैं, प्रोफेटिक विजन को लेकर, या Yes, sir. Thank रिविलेशन, you. एपोकैलिप्स मीन्स रिविलेशन, या। नाउ इन द सेकेंड page you find what, you find the whole poem, and here you find ki टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। हियर यू फाइंड, हमने बताया कि एक कॉन्सेप्ट है, और वह कौन सा कॉन्सेप्ट है, व्हील ऑफ टाइम का। और जो व्हील ऑफ टाइम है ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। एंड व्हाट डू मीन बाय टर्निंग, हियर टर्निंग रिफर्स पासिंग ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे जो है समय रूपी पहिया बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और समय रूपी पहिया जो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि एक तरह का गैप देखने को मिल रहा है। और यह गैप किस रूप में आ रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच का गैप है। यह जो गैप है गरीबी और अमीरी के बीच का गैप है। यह जो गैप है शांति और युद्ध के बीच का गैप है। यह जो गैप है समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का गैप है। यह जो गैप है, अगर आप ये कह सकते हैं, मानवतावादी और दानववादी के बीच का गैप है।
कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो मॉडर्न एज में आपको देखने को है। इवन 21st सेंचुरी में भी इस तरह के गैप मिल रहे हैं कि इंसानियत के बीच में और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं बुरी शक्तियां हैं उनके बीच में बहुत गैप हो चुका है। तो इस गैप को उन्होंने क्या किया, एक व्हील ऑफ टाइम से लिया गया। और कल भी मैंने जिक्र किया था कि ऐसा नहीं, व्हील ऑफ टाइम इनका कॉन्सेप्ट है। व्हील ऑफ टाइम जो है महाभारत में यू फाइंड कि जब उसमें चलता था तो एक इमेज आती थी व्हील ऑफ टाइम का, और यदा यदा जिस धर्मस्य की का जब कोटेशन चलता था तो वो व्हील ऑफ टाइम वहाँ पे दिखाया जाता था। देयर वाज द इमेज ऑफ गौतम बुद्धा या समथिंग इमेज आई आई एम मिसिंग, एंड यू फाइंड द सेम थिंग कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइंडिंग जायर। टर्न का मतलब होता है मुड़ना चलना, हम समझते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग जब उन्होंने दो बार क्या इम्फेसिस किया कि समय बहुत तेजी के साथ चल रहा और समय बदलते समय के साथ जायर, जायर का मतलब होता है व्हील ऑफ टाइम, समय रूपी पहिया जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे चीज़ें वाइड होती जा रही है, लोगों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, फासला बढ़ता जा रहा है। सो ये चीज़ें, और बढ़ते हुए फासले का रिजल्ट किस रूप में आ रहा है, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। और उन्होंने अब एग्जाम्पल दिया कि ये गैप किस रूप में देखने को मिल रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है, इस गैप से क्या मतलब है, या जो गैप है हमें कहाँ ले जा रहा है, या गैप किस रूप में वर्ल्ड वार के रूप में देखने को मिल रहा है। तो पहली लाइन में उन्होंने क्या बताया, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन इज अ बर्ड, फाल्कनर इज द ट्रेनर ऑफ द बर्ड। Falcon is the bird and falconer is the trainer of the bird. So you find in the second line उन्होंने एक इमेज लिया, वह इमेज कौन सी है कि द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। जो फाल्कन है वह फाल्कनर को नहीं सुन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाल्कन कोई ऐसी वैसी बर्ड नहीं है जिसे आप कहते हैं बाज। और हमें पता है कि जो बाज बर्ड है चालाक होती है, उसको ट्रेन किया जाता है टू प्रे और भी चीज़ों के लिए। तो यहाँ जो एक पॉइंट आता है कि क्या ये केवल बर्ड को इंडिकेट करता है या किसी और भी चीज़ को इंडिकेट करता है, व्हाट डू यू थिंक। Sir, a human being. यस, डायरेक्टली और Human इनडायरेक्टली, being. या ह्यूमन बींग्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट रिफर्स टू ह्यूमंस, प्रोबेबली इट रिफर्स टू ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमन की जगह ये वर्ड यूज़ करें कि मॉडर्न साइंटिफिक मैन तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम ह्यूमन शब्द यूज़ करते हैं इसका मतलब उनमें ह्यूमैनिटी बची है। एक्चुअली में फाल्कन हियर रिफर्स टू व्हाट, मॉडर्न साइंटिफिक मैन who think that they are clever, who think that they have been trained, who think that they have power, who believe in science। और वो जो है क्या कर रहे हैं, अपने फाल्कनर की बात नहीं सुन रहे हैं। उनका फाल्कनर कौन है, उनका फाल्कनर ऑलमाइटी गॉड। सो यू फाइंड दैट कि द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, जो फाल्कन है वो फाल्कनर को नहीं सुने, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। It refers to only one significant point. It refers to only one important point. The falcon cannot hear the falconer. What does it mean? It means that modern scientific men who are clever, modern scientific men who are greedy, modern scientific men who believe that they have been trained very well, modern scientific men who believed in their capacity and potency, now they are not getting the voice of Almighty God. Now they are not following the instructions of God. तो जो व्हील ऑफ टाइम है, जिसने वक्त के साथ साथ ईश्वर के संदेशों को, जिसने वक्त के साथ साथ ईश्वर के पैगाम को प्रॉफिट्स के द्वारा धरती पर लाया हुआ था, आज वही जो है पैगाम जो है क्या हो रहा है, धरती से गायब हो चुका है। और ईश्वर के बीच प्लस उसके बंदों के बीच में, चूँकि अब उसके बंदे साइंटिफिक हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं, इंडस्ट्रियल हो गए हैं, क्लेवर हो गए हैं, और उनके बाद लेबोरेटरी है, वे एक्सपेरिमेंट में विश्वास करने लगे, उनके पास नॉलेज आ चुका है।
तो आज वे किसके कंट्रोल में नहीं है? दे आर नॉट हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड, दे आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, दे आर नॉट बिलीविंग इन द spiritual books and the messages sent by God. In the means the sky book. What do you mean by sky book? The book written by God, the book sent by God. Whether that is the Gita, whether that is the Ramayana, the Mahabharata, the Bible, the Quran, they don't have belief. सो अब उसका परिणाम क्या आ रहा है? फिर थर्ड लाइन वो कहते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी है। थिंग्स फॉल अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जैसे एक दूसरे से कोई चीज़ जुड़ी होती है। पार्ट का मतलब हिस्सा, अपार्ट का मतलब उससे अलग होना। तो उन्होंने ये कहा कि जो दुनिया का निज़ाम है, जो दुनिया का स्ट्रक्चर है, वह एक पार्टिकुलर कड़ियों से जुड़ा हुआ है और वे कड़ियाँ आपस में जुड़ करके ही चलती है, लेकिन अब वे आपस में क्या हो चुकी है? अपार्ट हो चुकी है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें एक दूसरे से अलग हो चुकी है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और सेंटर की कोई पकड़ नहीं है। सेंटर, सेंटर इन द सेंस, चाहे आप ये कहिए कि यूएनओ को ले लीजिए, चाहे आप सेंटर को ये कहिए कि ब्रह्मांड के सेंटर में ऑलमाइटी गॉड। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में वर्ल्ड वार हो रहा था तो लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था, बाद में लीग ऑफ नेशंस यूएनओ में तब्दील हुआ, और ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। जो राष्ट्र जिस पर चाह रहा है वैसे ही हमला कर दे रहा है, जो आज का कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। द सेम थिंग वी फाइंड देयर, कि उनका कहना है कि ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कि ईश्वर की कोई होल्ड ही नहीं रह गई। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर की किसी भी तरह का कोई होल्ड नहीं है। Mere anarchy is loosed upon the world. Mere anarchy is loosed upon the world. दुनिया में केवल अराजकता ही अराजकता। Mere anarchy is loosed upon the world. दुनिया में केवल अराजकता ही अराजकता है। फिर आगे वो कहते हैं कि mere anarchy is loosed upon the world and every anarchy means अराजकता। अराजकता का मतलब टेरर, अराजकता का मतलब कि नो लॉ एंड ऑर्डर, अराजकता का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो नियम कानून होता है चीज़ों को चलाने के लिए, वो सब चीज़ें नहीं रह गई है। मियर एनार्की इज यूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में केवल अराजकता ही अराजकता दिखाई पड़ रही है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, जो अच्छी चीज़ें हैं या इनोसेंस में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वह ड्रोन्ड हो चुका है। ड्रोन्ड का मतलब डिसअपियर, गायब हो चुका है। समाज से अच्छाई गायब हो चुकी है। क्या चीज़ गायब हो चुकी है? अच्छाई। और उन्होंने कहा कि मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, द ब्लड डिम्ड टाइड। दूसरा इमेज है ब्लड डिम्ड टाइड। ब्लड डिम्ड टाइड का मतलब चारों तरफ खून ही खून दिखाई पड़ रहा है। ब्लड, खून, डिम टाइड, टाइड का मतलब बंधन। जो है एक तरह से खून खराबे से रोकने के लिए जो बंधन तैयार किया गया था कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा लगता है कि वह बंधन खुल गया और लोग आपस में लड़ रहे हैं। किसका जिक्र? फर्स्ट वर्ल्ड वार का। और उसका परिणाम क्या है? हर जगह खून खराबा है, हर जगह अराजकता है, और हर जगह लोगों में कमी हो गई है। किसके प्रति कमी हो गई है? इनोसेंस की। लोग अब इनोसेंट पीपल नहीं है। जैसे लोग पहले कहते थे कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट, या पीपल वर सेइंग कि ह्यूमन बीइंग्स आर इनोसेंट। नाउ यू फाइंड दैट कि पीपल जो है वो इनोसेंट नहीं रह गए हैं। और फिर क्या सर चीज़ें आ आपकी रही है? वॉइस बहुत हल्की आ रही है। क्या वॉइस सबको हल्की जा रही है? पर अब ठीक आई। ठीक है सर, पहले बहुत डिम थी। वो सर ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मियर एनार्की इज, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, पूरी धरती पर केवल अराजकता ही अराजकता है। द ब्लड डिप्ड टाइड इज लूज्ड, खून खराबे का जो बंधन है वो ऐसा लगता है बिल्कुल ढीला हो चुका है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, जो अच्छी चीज़ें हैं उसका जो सेरेमनी है, मतलब जो लोग अच्छी चीज़ों की सेरेमनी मनाते थे, उसमें विश्वास करते थे, इनोसेंस में जो लोगों का विश्वास था वो डिसअपियर हो चुका है। द बेस्ट लाइक ऑल कन्विक्शन, बेस्ट का मतलब अच्छे लोगों का विश्वास में कमी, कन्विक्शन मैंने विश्वास। द बेस्ट लाइक, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे ह्यूमैनिटी हो, चाहे गुडनेस हो, चाहे वर्च्यू हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे सोशलिज्म हो, उन सब चीज़ों में एक ही चीज़ की कमी है। उन सब चीज़ों में लोगों में विश्वास की कमी। अच्छी चीज़ों में लोगों में अब
विश्वास नहीं रह गया है। वाइल द वर्स्ट, जबकि दूसरे एंड में वो बताते हैं जबकि जो बुरी चीज़ें, वर्स्ट का मतलब जो बुरी चीज़ें, बल्कि वर्स्ट का मतलब बुरी चीज़ नहीं, जो सबसे बुरी चीज़ें, बैड वर्स वर्स्ट, जो जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं अब उसमें भी लोगों का विश्वास नहीं रह चुका है। और जो सबसे बुरी चीज़ें हैं वो दिन दूनी रात चौगनी क्या कर रही, पैसनेट कर रही। पैसनेट का मतलब बढ़ रही है, पैसनेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता से, गहनता से, बहुत तेजी के साथ बुरी चीज़ें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। while the worst are full of passionate intensity, जो बुरी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब मैं जानना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या? आवाज़ मेरी सबको जा रही है? Yes, sir, no problem. बस आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। एक तो इमेज ऑफ टाइम, वह इमेज ऑफ टाइम बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है, उसके मूव करने की वजह से हर चीजों में गैप आ चुका है। और उस गैप का एग्जांपल उन्होंने फाल्कन और फाल्कनर को लेकर के दिया है, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेन और प्रोबेबली गॉड के रिलेशनशिप को दिखाता है, जिसकी वजह से क्या हर जगह अराजकता आ चुकी है, हर जगह लोग हिंसा में विश्वास कर रहे हैं, और जो खून का बंधन है वो ढीला हो चुका है, और लोगों में अब इनोसेंस नहीं रह गया है, अच्छी चीज़ों में लोगों का विश्वास नहीं रह गया है, बुरी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ लोगों के दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है या बढ़ रही है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। No, sir. ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन द सेकेंड स्टैंजा यू फाइंड श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। कह रहे कि सब रिविलेशन, कुछ रिविलेशन हमारे हाथों में है, श्योरली कुछ, सब रिविलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्योरली सब रिविलेशन, उनका ये एक प्रोफेसी है, यही तो एपोकैलिप्टिक है। जो अभी पूछा जा रहा था व्हाट इज एपोकैलिप्टिक, रिविलेशन का मतलब जब भी धरती पर, उसमें अपने यहाँ महाभारत का कॉन्सेप्ट है यदा यदा जिस धर्मस्य का, कि जब भी धरती पर धर्म का नाश होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर अवतार लेते। ईश्वर के अवतार लेने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रॉफिट्स को भेजते हैं लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि श्योरली सब रिविलेशन इज एट हैंड, निश्चित तौर पर ऊपर जो चीज़ें इशारा कर रही है वह इंडिकेट कर रही कि कुछ नई चीज़ों का खुलासा होने वाला, धरती पर कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि फर्स्ट कमिंग के समय हुआ था। अब हो सकता है कि फर्स्ट कमिंग के रूप में जीसस क्रिस्ट आए थे, जिन्होंने कल्चर को दिया, जिन्होंने सिविलाइजेशन को दिया, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को दिया, ह्यूमनिज्म को दिया, ब्रदरहुड को दिया, कंपेंसन, आप कह सकते हैं कि पिटी को दिया, और कंपेंसनेट को दिया, या कंपेशन को दिया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, लेकिन अब उसके कुछ अगेंस्ट में होगा, और वह कौन आएगा, द सेकेंड कमिंग आएगा। और यह सेकेंड कमिंग कैसा होगा, करे श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, लग रहा कि कोई सेकेंड कमिंग आएगा, कोई दूसरा भी इस धरती पर आएगा। द सेकेंड कमिंग, जब वो नाम लेते हैं द सेकेंड कमिंग आएगा, हार्डली आर दोज वर्ड्स, करे मुश्किल से मेरे पास शब्द है कि मैं उसको बयान करूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकेंड कमिंग कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, निश्चित तौर पर सेकेंड कमिंग आएगा। द सेकेंड कमिंग, जो सेकेंड कमिंग है, हार्डली आर दोज वर्ड, बहुत मुश्किल में मेरे पास ऐसे शब्द हैं, वेन अ वास्ट इमेज, एक ऐसी इमेज मेरे दिमाग में आती, वह सेकेंड कमिंग कैसा होगा। वास्ट माने विशाल, इमेज माने तस्वीर, और कहाँ से आती, स्प्रिटस मंडी। ये चीज पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्प्रिटस मंडी। स्प्रिटस मंडी इज अ प्लेस वेयर द स्केल्टन ऑफ द डेड पीपल आर गेदर्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मरे हुए लोगों के हड्डियों के ढांचे इकट्ठा किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्प्रिटस मंडी, सब्जी मंडी। दैट इज द स्प्रिटस मंडी। आई एम नॉट सेइंग कि सब्जी मंडी का मतलब यहाँ पे, मतलब वेयर दीज थिंग्स यू फाइंड कि द स्केल्टन, उनके नर कंकाल को इकट्ठा किया जाता है। तो उसी स्प्रिटस मंडी के बीच से वह जो है जन्म लेगा, और वह सेकेंड कमिंग आएगा। और वह सेकेंड कमिंग के बारे में मैं सोचता हूँ, ट्रबल्स माई साइट, तो उसकी इमेज को जब मैं सोचता हूँ वह कैसा होगा, तो उसको सोच करके मुझे डर लगता है, मेरी निगाहें उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं। ट्रबल, कष्ट होता है, आई साइट, मेरी निगाहों में, समवेयर,
साइड्स ऑफ द डेजर्ट, ऐसा लगता है जैसे वह किसी मरुस्थल से आएगा। समवेयर साइड्स ऑफ द डेजर्ट, ये बहुत कुछ मीनिंग कह रहा है। मरुस्थल से आने का क्या मतलब? मरुस्थल से आने का मतलब वह जो है उपजाऊ जमीन से नहीं आएगा। वह उपजाऊ जमीन से नहीं आएगा, क्योंकि उपजाऊ जमीन जो होती है अगर वहाँ से जन्म लेगा तो वह चीज़ों को बनाने वाला होगा, विनाशक नहीं होगा। मरुस्थल से जो भी चीज़ें आएगी उनमें जो है दया नहीं होगा, उनमें पिटी नहीं होगी, उनमें कंपेशन नहीं होगा, उनमें जेनरसिटी नहीं होगी, और रेगिस्तानी एरिया में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो ये जो इमेज लिया गया है कि वह जो है मरुस्थल से आएगा, इसलिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। टेरिफाइंग होगा, ट्रबल सम क्रिएट करेगा, हैवॉक लाएगा, क्योटिक सिचुएशन होगा, एंड इट विल कोलैप्स द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे किया गया है। अ शेप विद लायंस बॉडी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. ओके, तो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, रिविलेशन। और किसका रिविलेशन होगा? सेकंड कमिंग आएगा। सेकंड कमिंग कैसा होगा? ट्रबल सम होगा, और कोई वर्ड नहीं कि उसको एक्सप्लेन किया जा सके, एक उसकी इमेज बन रही है, लेकिन जो इमेज बन रही है वह ये है कि वह स्पिटस मंडी से आएगा। अ प्लेस वेयर द स्केल्टन ऑफ द डेड पीपल आर गेदर्ड, और जब वह आएगा तो किसी रेगिस्तानी स्थल से आएगा जो चीज़ों का विनाश का प्रतीक होगा, ना कि बनाने वाला होगा। आप कह रहे हैं कि उसका शेप कैसा होगा? जो जो सेकंड कमिंग होगा, अ शेप विद लायन बॉडी, उसका जो शरीर होगा शेर का होगा, एट द हेड ऑफ अ मैन, और उसका जो हेड होगा वह मैन का होगा। अ गेज ब्लैक, अब आप इसका एक इमेज ले सकते हैं। इंडिया में अपने यहाँ जो इमेज है नरसिंह का इमेज है, नरसिंह का इमेज है। और एक और इमेज है इंटायर वर्ल्ड में, और भी धर्मा में देखने को मिलता है, उसको एक वर्ड कहा जाता है, कड़वा दज्जाल कहा जाता है। वो एक वर्ड है, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज एक वो होगा कि वो आकर के डराएगा, और ये कहेगा कि कहिए कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो लोग उसके डर के बारे क्या करेंगे कि उसको ईश्वर मानने लगेंगे। और जो रियल डिवोटी होगा गॉड का, वो जो है कहेगा नहीं कि यू आर नॉट गॉड, गॉड गॉड क्रिएटेड यू, यू हैव नॉट क्रिएटेड गॉड। तो एक ऐसा इमेज का, ऐसा नहीं कि इसका तस्वुर या इसका ख्याल केवल एक पार्टिकुलर जगह पे। हम देखते हैं दुनिया के जितने भी धर्म हैं वे सब सत्य है, लेकिन उसको मानने का तरीका अलग हो सकता है, चीज़ें अलग हो सकती है। वहाँ पे उन सब चीज़ों का इमेज हो गया, वक्त के साथ हमने उस धर्म को बिगाड़ दिया, उसका खेला गड़बड़ कर दिया। ऑल दिस इज वी फाइंड अ शेप विद लाइन बॉडी एट द हेड ऑफ अ मैन, वह लाइन बॉडी में होगा और हेड ऑफ मैन होगा। आखिर लाइन बॉडी और हेड ऑफ मैन का इमेज क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि लायन से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता, और मैन से ज़्यादा चालाक कोई नहीं हो सकता। इसलिए चालाकी के लिए मैन का हेड, और मजबूती के लिए लायन का बॉडी, दो कॉम्बिनेशन किया गया है। अगेंस्ट ब्लैंक, वह जिधर भी घूरेगा वहाँ पे जो है ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग मूवी देखते थे तो बॉम्बे की सड़कों पर अगर कोई विलेन को निकलता हुआ दिखाई पड़ता था, या शेट्टी होते थे खास करके जो दाढ़ी रखते थे, थोड़ा सा गंजे होते थे, तो लोग भागना शुरू कर देते थे। या अगर आप देखिए कि शोले में जब गब्बर आते हैं गांव के एरिया में, तो लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो होगा कि जब वो आएगा जिधर भी चलेगा लोग उस रास्ते को छोड़ देंगे, वहाँ ब्लैंक रहेगा, कोई नहीं दिखाई देगा। एंड पीटी लेस एज द सन, और वह उतना ही निर्दयी होगा जैसा कि सूरज, सिमली का यूज़ किया गया है। पीटी लेस एज द सन, अगर सन, अभी तो बसंत ऋतु इंडिया में चल रहा है, अगर अभी आप इस टाइम में सन से आँख मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते। आप मई और जून का तस्वुर करिए, अप्रैल में करिए, कि सुबह 7 बजे जब सूर्य की पहली किरण निकलती तब भी लगता घर के अंदर होना चाहिए। तो वो कह रहे कि उसमें इतनी गर्मी होगी, इतना गुस्सा होगा, जितना कि सूर्य में होता है। जैसे हम जो है सूर्य को बिहोल्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सेम कंडीशन होगा उस समय उसकी। तो पिटीलेस एज द सन, वह कैसे होगा? पिटीलेस होगा एज द सन, जैसा कि सन होता है। इस मूविंग इट्स थ्लो साइज, वह भारी भरकम होगा और अपनी भारी जांघों से जो है क्या करेगा? मूव करता हुआ आएगा। जैसे होता नहीं कि इतना भारी होता है कि जहाँ पे अपना एक पैर रखे तो पूरा का पूरा धरती हिल जाए, धरती में गड्ढे हो जाते हैं। ऐसा तमाम राक्षसों का या दानों का इमेज दिखाया गया था रामायण में, महाभारत में भी, वी हैव सीन सच अ थिंग। तो ऐसा कंडीशन वहाँ पे। इज मूविंग इट्स थ्लो साई थाइज, ये उसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, वह कैसा होगा? पिटीलेस एज द सन होगा। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, और अपनी भारी भरकम जांघें या उसका बोझ बहुत ज़्यादा होगा और वह उससे मूव करता हुआ चलेगा।
while all about it, और उसके चारों तरफ रील शेडोज ऑफ द इनडिग्नेट डेजर्ट बर्ड्स। ये एक इमेज है, बहुत खतरनाक इमेज है। और करे उसके चारों तरफ क्या होगी, एक ऐसी चिड़ियों का रील होगा, आप कह सकते हैं झुंड होगा एक ऐसी चिड़ियों का जो इंडिग्नेंट होगी। इंडिग्नेंट में जो गुस्से में होगी, दो वर्ड को देखिएगा, इंडिग्नेंट जो कि एंगर होगा उनमें, और डेजर्ट से वे भी चिड़िया आएगी। आप ये समझिए, तसव्वुर करिए कि डेजर्ट से जो चिड़िया आएगी जिनमें गुस्सा होगा, और वे क्या करेगी, ये जितने आदमियों को मारता हुआ चलेगा वे चिड़िया उसके गोश्त को, या आप कह सकते हैं उसके फ्लेश और ब्लड को खाते हुए चलेगी। तो एक इमेज यहाँ पर लिखा गया कि वह जब चलेगा तो ऐसा होगा, सेकेंड कमिंग ऐसा होगा, उसका ये स्ट्रक्चर होगा, और वो एक काम करेगा कि वह एबॉलिश कर देगा। सेकेंड कमिंग विल एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है कि जड़ से नष्ट करना किसी चीज़ को, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूल नष्ट। तो वह पूरी सिविलाइजेशन कल्चर को, उसके लोगों को नष्ट करेगा, और उसके साथ साथ चिड़ियों का एक सर्किल होगा। और वे जो है चिड़िया कैसी होगी, इंडिग्नेंट वाली होगी, बहुत क्रोध में होगी, डेजर्ट से आने वाली चिड़िया होगी, और सब कुछ खत्म कर देगी। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। ये उन्होंने नहीं कहा कि सेकंड कमिंग के आने से उजाला आ जाएगा, आ उजाला रही है पर किससे, यह फर्स्ट। प्रॉब्लम हो रही है क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर। अब आ रही है आवाज, बहुत हल्की आवाज आ रही है मेरे में। मैंने रीसेट भी कर लिया तब भी सही नहीं हो रही है वॉल्यूम इसका। थी आ रही थी और लेकिन किसी मैंने को? डिस्टर्ब नहीं किया। यस सर, मुझे और भी आ किसी? रही थी, बहुत ज्यादा स्लो आ रही थी। अब सही है सर। नहीं हो पाया सर ये। अभी अब सही है। ठीक है। अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट थिंक। तो मैंने बताया कि अ शेप विद लायन बॉडी, वो जैसा होगा कैसा होगा, लायन बॉडी उसका होगा, और हेड ऑफ अ मैन होगा, मतलब मजबूत होगा शेर जैसा, और चालाक होगा आदमी जैसा। अ गेज ब्लैंक, जहाँ पर भी वो चलेगा तो हर जगह पूरा जगह खाली हो जाएगा। एंड पिटीलेस एज द सन, और वह उतना निर्दयी होगा जितना कि सन। इसका मतलब कि जैसे सन से हम आंखें नहीं मिला सकते, वैसे आंख मिलाने की उससे हिम्मत किसी की नहीं होगी। इस मूवी इट्स स्लो थाइस, वह अपने स्लो थाइस से क्या करेगा, बढ़ता रहेगा, अपनी स्लो थाइस से आगे आगे चलता रहेगा। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज, और उसके चारों तरफ जितनी भी एक चिड़ियों का झुंड होगा जो गुस्से में होगी, जो मरुस्थल से आती होगी और सारी चीजों को नष्ट करते हुए चलेगी। द डार्कनेस अगेन, और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। या सो यू फाइंड दिस वन। मे आई नो कि आवाज जा रही मेरी, मे आई नो? यस सर आ रही। ओके यस ओके। सर अब आ रही Yes, sir. इस मूवी इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज, के चारों तरफ रील शेडोज का झुंड होगा जो इंडिग्नेंट होगी, क्रोध में होगी, डेजर्ट बर्ड्स, और ये डेजर्ट बर्ड्स होगी। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, ये लाइन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि डार्कनेस आ जाएगा। डार्कनेस के आने का क्या मतलब, सिंपल सा, कि वह धरती भी उजाला नहीं लेकर के आएगा। वह धरती पे ये चीज नहीं लेकर के आएगा कि कल्चर और सिविलाइजेशन को सुधारना है, बल्कि बिगड़ी हुई कल्चर, बिगड़ी हुई सिविलाइजेशन, बिगड़ी हुई जनरेशन को तबाह करने के लिए आएगा। चारों तरफ चीख पुकार, चारों तरफ अंधेरा होगा। बट नाउ आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, ये 20वीं शताब्दी के लोग जो है पत्थर की नींद सो रहे, पत्थर की नींद। नाउ आई नो, देखिए सीधे सीधे उन्होंने 20 सेंचुरी के लोगों को कहा। बट नाउ आई नो, मैं जानता हूँ दैट 20 सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी के लोग हैं, ये इनका जो स्लीपिंग है वो कैसा है, स्टोनी स्लीप है। स्टोनी स्लीप ये जो इंडिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? यह इंडिकेट करता है कि हाउ द पीपल ऑफ 20 सेंचुरी आर, दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे डोंट हैव लिबरलिज्म, दे डोंट हैव ह्यूमनिज्म। वे उतने ही कठोर है, उतने ही कड़े हैं जैसे कि पत्थर होते हैं, और अपनी नींद में भी वे, नींद के गलबे में भी वे वैसे ही है। तो स्टोरी स्लीप उनका है। वेर वेक्ड टू नाइट मेयर, और रात में जब उनको डर लगेगी, बाई अ रॉकिंग क्रैडल, और जिस पत्थर के पालने में वे सो रहे हैं, जब रात में वे उसकी इमेज को देखेंगे तब वे डर के मारे जागेंगे। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और तब जो है इसी सोते हुए समय में रफ बीस्ट आएगा और उन सबको ख़त्म करेगा। इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, और सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म करके वह वाइल्ड बीस्ट भी जो है क्या क्या करेगा, चला जाएगा अपने डेस्टिनेशन को, जहाँ से उसका जन्म हुआ था वही चला जाएगा।
तो मैं फिर से बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो 20वीं सेंचुरी का जो लोग हैं, उनकी नींद कैसी स्टोनी स्लीप है। एक इमेज आप सोचिए कि पत्थर की, अब आप ये कह सकते हैं सर पत्थर की नींद कैसे होती है। पत्थर की नींद का मतलब कि वे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। दे डोंट हैव एनी सेंस एट ऑल। एक तो स्टोरी स्लीप का। दूसरा स्टोरी स्लीप का मतलब ये हो सकता है कि इस तरह की जमात के जो लोग हैं, उनका अपना इतना अहंकार है कि ऐसा लगता है कि वे और चीज़ों पे उनका कोई यकीन नहीं रह गया। और ऐसे ही समय में जब वो सोते होंगे तो उनको एक इस ये जो इमेज आएगी, डरावने ख्वाब आएंगे सेकंड कमिंग का। और तब वे अपने रॉकिंग क्राइडर, रॉक का मतलब चट्टान वाले पालने में सो रहे होंगे। तो रॉकिंग वर्ड, स्टोन वर्ड, ये सब इंडिकेट करता है कि वे कठोर हैं, वे निर्दयी है, उनके ऊपर कोई चीज़ असर होने वाला नहीं है। और उनको ख़त्म करने के लिए भी जो है कोई कठोर चीज़ ईश्वर के द्वारा भेजी जाएगी, जो कि जो है क्या है, द सेकेंड कमिंग है। और इसी कंडीशन में क्या होगा, एंड व्हाट रफ बीस्ट, और यह जो रफ बीस्ट है, जो आप कह सकते हैं लायंस बॉडी मैंस हेड है, वह इनको ख़त्म कर देगा। इट्स आर, और अपने काम को ख़त्म करने के बाद लास्ट में वह अपने गंतव्य पे चला जाएगा। इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, वह भी चला जाएगा। स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथेलम, स्लाउचेस वॉक स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता वह भी जो है कहाँ पे चला जाएगा, बेथेलम चला जाएगा। तो बेथेलम इज अ प्लेस वेयर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। तो बता रहे हैं कि वह वही चला जाएगा जहाँ से जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। इसका मतलब सेकंड कमिंग आएगा चाहे जहाँ से, चाहे वह जो है आपका यू कैन से कि स्प्रिटस बंडी से आया हुआ हो या बेथेलम से, लेकिन लास्ट में उसका ज़्यादा बेथेलम से होगा। और टू बी बॉर्न, और लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या दोबारा भी जो है वह जन्म लेगा दोबारा? क्या कोई जो है ऐसा होगा जो सभ्यता का निर्माता के रूप में आएगा दोबारा? क्या कोई ऐसा होगा जो कल्चर को बचाने वाला आएगा? एक तो सेकंड कमिंग के माध्यम से चीज़ों को नष्ट किया जाएगा, क्या दोबारा भी धरती पर इस तरह की कोई चीज़ आएगी या होगी? तो दीज थिंग्स वी फाइंड, जो उन्होंने बताया हुआ है या उन्होंने लिया हुआ है। अगर अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन, कहीं पे कोई किसी लाइन में एनी प्रॉब्लम। रफ बीस के बारे में बता दीजिए। कहाँ से? रफ बीस वाला। नॉट गेटिंग योर रील, रील शैडो से। सर रफ बीस्ट वाला। रफ बीस। और रफ, अच्छा रफ बीस्ट। हाँ, एंड व्हाट रफ बीस्ट, देखिए जब व्हाट का वर्ड यूज किया जाता है तो एक सरप्राइज, जैसे जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, या अगर हम ये कहते हैं कि अ, यद्यप कि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइज उन्होंने देखा कि एंड व्हाट रफ बीस्ट, यह जो रफ बीस्ट होगा, बीस्ट का मतलब वाइल्ड बीस्ट, द सेकंड कमिंग, ये कैसा होगा, ये क्या करेगा? ये आएगा और इन सबको तबाह कर देगा, और यही रफ बीस्ट। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आर, इसका भी समय जो है खत्म होगा, ये भी लोगों को तबाह करेगा और अपने काम को पूरा करने के बाद इट्स आर, इसका भी समय पूरा होगा। कम राउंड एट लास्ट, अंत में इसका भी काम पूरा हो जाएगा। ईश्वर के आदेश के अनुसार ये भी वहीं पे चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? स्लाउचेस, स्लाउचेस मतलब वॉक स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ करके, अपने पंजों को जो है वो करके झुका करके ये चला जाएगा कहाँ पे? टूवर्ड्स बेथेलम, बेथेलम की ओर चला जाएगा। और जब वहाँ जाएगा तो क्या दोबारा पैदा होगा, क्या दोबारा जन्म लेगा सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए? दीज आर द पॉइंट्स। यस सर, थैंक यू। ओके, नाउ यू हैव द थर्ड पेज। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, आपको पूरा नहीं कवर करना है। जितनी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पोयम लिखी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। द पोयम वाज रिटन इन 1919 इन द आफ्टर माथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, एंड द बिगिनिंग ऑफ द आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस समय आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी शुरू हो गया था, आयरलैंड भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जनवरी में कर दिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ है और आयरलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना शुरू किया है। दैट फॉलोड द ईस्टर राइजिंग, और जो है यह किसकी शक्ल में जाना जाता है? ईस्टर राइजिंग। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्टर राइजिंग क्या है। ईस्टर राइजिंग एक मूवमेंट था जो कि आयरलैंड में चलाया गया था आयरलैंड को स्वतंत्र कराने के लिए, और यह मूवमेंट कब चला था? इन अप्रैल 1916 में। दैट फॉलोड द ईस्टर राइजिंग इन अप्रैल 1916।
सो पोयम 1919 में लिखी गई है। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। किस में पब्लिश हुई है? 1920 में डायल मैगजीन में पहली बार आई थी। पोयम किसके बारे में बताता है? पोस्ट वॉर एक्सपीरियंस के बारे में लेकर के बात करता है। और इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो 1916 में जो ईस्टर राइजिंग आया हुआ था या शुरू हुआ था, जो एक मूवमेंट था आयरलैंड को स्वतंत्र कराने के लिए, उसका भी ये रिफ्लेक्शन है। एट ए टाइम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड इन द ब्लैक एंड टैंस टू आयरलैंड। कह रहे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि तमाम टैंक वगैरह या सैनिक वगैरह कहाँ पे भेजे जाएंगे, आयरलैंड भेजे जाएंगे। ईट्स यूज द फ्रेज द सेकेंड बर्थ। ईट्स ने एक फ्रेज का यूज किया हुआ है और वह फ्रेज क्या है? द सेकेंड बर्थ। इंस्टेड ऑफ द सेकेंड कमिंग इन हिज फर्स्ट ड्राफ्ट। जब पहली बार पोयम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो पोयम का टाइटल द सेकेंड कमिंग न रख करके द सेकेंड बर्थ रखा गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द पोयम वाज कंपोज्ड यू कम टू नो, उस समय जो पोयम का आप ये कह सकते हैं कि टाइटल था वह द सेकेंड बर्थ था, ना कि द सेकेंड कमिंग था। द पोयम इज आल्सो कनेक्टेड टू द 1918-1919 फ्लू पैंडेमिक। करें कि पोयम जो है 1918 और 19 में जो फ्लू पैंडेमिक आया था, जैसे अभी हम लोगों के सामने कोरोना का चल रहा पैंडेमिक है, ऐसे 1918-1919 में एक साल तक फ्लू पैंडेमिक था, उसको लेकर के जो है पोयम इनडायरेक्ट वे में बात करती है। इन द वीक्स प्रिसीडिंग ईयर्स राइटिंग ऑफ द पोयम, his pregnant wife, Georgie Heidi Lees, caught the virus and was very close to death। और उसी समय ईट्स की जो वाइफ थी, जो प्रेग्नेंट भी थी और जिनका नाम जॉर्जी हाइड लीस था, उनको वायरस हो चुका था और मौत के बहुत करीब थी। द हाइएस्ट डेथ रेट्स ऑफ द पैंडमिक वर एमंग प्रेग्नेंट वुमेन। करें जो हाइएस्ट डेथ था उस समय वो प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में था इन सब एरियाज। दे हैड अप टू अ 70% डेथ रेट, और 70% डेथ रेट था। वाइल हिज वाइफ वाज कन्वालेसिंग ही रोड, और जबकि उनकी वाइफ भी जो है क्या कर रही थी उस समय, वो रिकवर कर रही थी। उस समय वो पीड़ित तो थी लेकिन कुछ ना कुछ वो रिकवर कर रही थी। उसी दरमियान उन्होंने इस पोयम को लिखा। तो इतना बताने का मकसद है कि यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन इस तरह का जब आप डिस्कशन करते हैं तो यह हेल्दी डिस्कशन का प्रतीक होता है कि हमें पता चलता है कि आखिर पोएट ने किस सिचुएशन में इस पोयम को लिखा, किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें आई। क्योंकि उस समय आप नहीं थे, उस समय हम नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स मौजूद होता है जिस डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीज़ों का जिक्र होता है और ये चीज़ें आती है। नाउ यू फाइंड द उसका समरी। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ नाइट मेरी सीन। करें कि जो स्पीकर है वह क्या करता है? नाइट मेरी सीन का जिक्र करता है। व्हाट इज नाइट मेरी सीन? डरावने। द फाल्कन टर्निंग इन अ वाइंडिंग जायंट। जो फाल्कन है जो है नाइट मेरी सीन द फाल्कन, और किसका जिक्र करता है? फाल्कन का जिक्र करता है। मैंने आपको बताया फाल्कन क्या है। फाल्कन इज अ, व्हाट डिड bird, आई से? या इट्स अ बर्ड साइंटिफिक मैन। टर्निंग, या टर्निंग इन अ वाइंडिंग जायर, जो कि जो है वो क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है इन अ वाइंडिंग जायर। जायर जायर इज व्हाट? इट्स अ व्हील ऑफ टाइम। कैन नॉट हियर द फाल्कनर, और वह किसको नहीं सुनता? फाल्कनर को नहीं सुनता है। तो ये जितना इमेज ली गई है, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फिर उसके बाद दूसरा इमेज है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। थिंग्स फॉल अपार्ट, कैसे चीज़ें एक दूसरे से अपार्ट है, अलग है, और सेंटर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, द ब्लड डिप्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड। द बेस्ट पीपल, द स्पीकर सेज, लाइक ऑल कन्विक्शन। जो भी अच्छे लोग हैं अब उनमें अच्छाई के प्रति विश्वास नहीं है। द बेस्ट पीपल, द स्पीकर सेज, लाइक ऑल कन्विक्शन, उनमें विश्वास नहीं अच्छाई के प्रति। बट द वर्स्ट, जबकि जो बुरे लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वे तेजी के साथ उन्नति कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले स्टैंजा में जो सबरी है वह एक डरावनी इमेज आती है, फाल्कन का, फाल्कनर का। ब्लड डिप्ड टाइड इज लूज्ड, बियर एनार्की इज लूज्ड। और आप देखते हैं कि जो है जो अच्छे लोग हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, जो बुरे लोग हैं उनकी जमात बढ़ती जा रही है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। फिर होता है दूसरे में, वो बताते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। सेवली द स्पीकर असर्ट द वर्ल्ड नियर अ रिविलेशन, दुनिया एक नए रिविलेशन के करीब है, एक नई चीज जन्म लेने वाली है। सेवली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, ऐसा लगता है कोई दूसरी चीज आने वाली है। नो सूनर डज ही थिंक
of the second coming. Then he stumbled by a vast image of the spiritus बंडी, और वो कहते हैं कि यह जो सेकंड कमिंग होगा यह स्पिरिटस बंडी से होगा जिसकी एक इमेज आती है उनके सामने। आर द कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ माइंड काइंड। स्पिरिटस बंडी क्या होता है, जहाँ पे कलेक्टिव स्पिरिट, जहाँ के माइंड काइंड के स्केल्टन को गेदर्ड किया जाता है। समवेयर द डेजर्ट, डेजर्ट का जिक्र किया गया कि वह डेजर्ट से आएगा। अ जाइंट स्फिंक्स, और वह क्या होगा, वह जो है एक तरह से एक विशाल राक्षसी किस्म का होगा। A shape with lion's body and head of man, a gaze as black as pitiless as the sun। उसका एक इमेज है कि वह इतना डरावना होगा जितना कि सूरज होता है, और जिधर देखेगा रास्ता खाली वीरान नजर आएगा, सब कुछ ऐसा। एंड वाइल द शेडोज ऑफ डिजर्ट मूविंग रील अबाउट इट, और उसके चारों तरफ जो है मरुस्थल से आती हुई चिड़ियों का झुंड होगा जो शिकार की तलाश में होगी। तो एक इमेज वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। फॉर्म क्या है, द सेकेंड कमिंग इज रिटेन इन अ वेरी रफ आयामिक पेंटामीटर। किस में लिखा गया है, रफ आयामिक पेंटामीटर में। बट द मीटर इज सो लूज एंड द एक्सेप्शन सो फ्रीक्वेंट दैट इट एक्चुअली सीम्स क्लोजर टू फ्री वर्ड्स। कभी कभार ये लगता है कि फ्री वर्ड्स के करीब है लेकिन आयामिक पेंटामीटर में है। विथ फ्रीक्वेंट हैवी स्ट्रेसेस, इसमें जो स्ट्रेसेस है वो कौन सा, हैवी स्ट्रेसेस का है। The rhymes are likewise haphazard apart from the two couples with which the poem opens। नथिंग यू हैव टू रिमेंबर, बस इतना ध्यान में रखना, आयामिक पेंटामीटर है, हैवी स्ट्रेसेस का यूज़ किया गया है, और ऐसा कभी कभार लगता है कि वो फ्री वर्स की शक्ल ले रहा है। देन यू फाइंड, ये अभी हम लोगों ने जिक्र कर लिया, दोबारा आ चुका है या। देन यू फाइंड कि ये जो पोयम है एक द सेकेंड कमिंग, हाँ, द सेकेंड कमिंग इज रिटन इन अ वेरी रफ iambic pentameter, but the meter is so loose and the exceptions so frequent that it actually seems closer to free verse। We have done this, and you find here कि anthologies the poems, it is also one of the most thematically obscure। यह पोयम एक ऐसी है जो काफ़ी कठिन है एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और काफ़ी डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने में। इट इज़ सेफ टू से दैट वेरी फ्यू पीपल हु लव दिस पोयम कुड पैराफ्रेज इट्स मीनिंग टू सेटिस्फैक्शन। कह रहे हैं कि इस पोयम की इतनी मीनिंग निकलती है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पोयम को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसकी मीनिंग को गहराई में जा पाते हैं। इन द पोयम इज क्वाइट सिंपल, कोई जो पोयम है काफ़ी सिंपल है। द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब द कंडीशन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो पहला स्टेंजा है वह डिस्क्राइब करता है आज के जो है वर्ल्ड की हालात को जो है डिस्क्राइब करता है, थिंग्स फॉल अपार्ट एनार्की। एंड द सेकेंड समराइजेज, और जो सेकेंड स्टेंजा है फ्रॉम दोज कंडीशन दैट आर मास्टर सेकेंड कमिंग। सेकेंड स्टेंजा में दिखाया गया कि सेकेंड कमिंग कैसे धरती पर आएगा या जन्म लेगा, इज अबाउट टू टेक प्लेस, वह कैसा आएगा। और यह जो सेकेंड कमिंग होगा नॉट ऑफ द जीसस, क्योंकि जीसस फर्स्ट कमिंग थे। वी फर्स्ट नो बट अ न्यू मसीहा, और जो 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 जीसस थे वो तो फर्स्ट कमिंग थे, जो कि एक मसीहा थे। और ये जो दूसरा होगा ये रफ बीस्ट होगा, अगर आप इसको देखेंगे भी तो ये रफ बीस्ट होगा। द स्लाउचिंग स्फिंक्स राउजिंग इटसेल्फ इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट से आएगा। एंड लंबरिंग लोअर बेथेलम, और लास्ट में बेथेलम की शरण लेगा। This brief exposition, though intriguing, blasphemous, is not terribly complicated, but the question of what it should signify to a reader is another story entirely। कह रहे कि इसका जो इमेज है जो बताया गया है इससे रीडर को क्या समझना चाहिए, कि क्या यह विनाश को देगा या आखिर क्या वो कहना चाहते, क्या बताना चाहते हैं। तो पूरे स्टेंजा में दो बताया गया कि प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन कितना आप कह सकते हैं टेरिफाइंग है, एनार्की है, ब्लड डिप्ड टाइड इज लूज्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। और इन सबको सबक सिखाने के लिए द सेकेंड कमिंग आएगा। लेकिन सेकेंड कमिंग जो है जीसस क्रिस्ट की तरह कोई मसीहा नहीं होगा, वो धरती पर कल्चर को बचाने नहीं आएगा, सिविलाइजेशन को बचाने नहीं आएगा, बल्कि जो स्टोरी स्लीप पीपल हैं और जो अपने रॉकिंग क्रैडल में आराम फरमा रहे हैं उन सबको वो जो है क्या करेगा, खात्मा करने के लिए आएगा, उनको एक मैसेज देने के लिए आएगा। It's spent years crafting an elaborate mystical theory of the universe that he described in his book of vision। ईट्स ने क्या किया है इस चीज़ का लेकर के, उन्होंने अपनी किताब ऑफ विजन में भी इस तरह की थियरी दी हुई है। दिस थियरी इशूड इन पार्ट फ्रॉम इट्स लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन वाइल द ऑकल्ट एंड मिस्टिकल, जो कि इसमें एक मिस्टिकल थियरी है। एंड इट पार्ट फ्रॉम द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स फेल टू
order his experience within a structured belief system. The system is extremely complicated and not of any lasting importance, except for the effect that it had on his poetry, which is of extraordinary lasting importance. The theory of history is articulated in a vision centers on a diagram made of two conical spirals, one inside the other, so that the widest part of one of the spirals rings around the narrowest part. You don't find here, यहाँ पे एक उन्होंने इमेज लिया हुआ है, ये मैंने आपको केवल शेयर इसलिए किया हुआ है कि आप अपने ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, सारा सेंस वहीं पर ही जा करके कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा द सेकेंड कमिंग वाज intended to by its to describe the current historical moment. The poem appeared in 1921. The terms of these gyre. It's believed that the world was on threshold. उनका विश्वास था कि जो दुनिया है वह जो है थ्रेशोल्ड के बहाने पर है, ऑफ एन एपोकैलिप्टिक रिविलेशन, जिसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक रिविलेशन होगा एज हिस्ट्री रीच द एंड ऑफ द आउटर जायर। चूँकि जो हिस्ट्री है ये 2000 साल का इतिहास पूरा होने वाला है, तो व्हील ऑफ टाइम कंप्लीट होगा एंड बिगेन मूविंग along the inner gyre. In his definite edition of its poem, रिचर्ड जी वो कोई कुछ कोटेशन है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं, तो आपको जितना वहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करना, वहीं तक आपको रखना, यू डोंट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा हियर। एंड आई थिंक कि नाउ वी हैव डन इट, और आपको इसे तैयार कर लेना है। और हम जो है आज इवनिंग में एक टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे, अभी मैं टॉपिक भेज दे रहा हूँ, उसकी भी आप तैयारी करते रहिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका कोई सजेशन हो क्लास को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, तो उसमें आप कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि हमने ये प्लान बनाया है कि शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का कॉल आ रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच ऑफ टीजीटी, तो उसको अगर आपके जो मिलने जुलने वाले होंगे उसको आप जो है उनको बता सकते हैं। और हो सकता है आज मैं उसका लिंक वगैरह ग्रुप पे भी भेजूँ, इंडिविजुअली भी लोगों को भेजूँ। तो अभी केवल टीजीटी की मैं बात करूँगा, पीजीटी का नहीं, क्योंकि अभी टीजीटी को ही लेकर के एलटी का अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने वो किया हुआ है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको भी लेकर के मैं उसमें अलग से कोई ना कोई चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी उसको लेकर के। तो बस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अगर कोई आपका सजेशन कुछ होगा तो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं।